नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। नागपुर महानगर पालिका का वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट पेश हो चुका है और इस बजट को पेश करने वाले स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रकाश भोयर जी आज हमारे साथ हैं। हम सर से जानेंगे कि उनकी क्या योजनाएं हैं नागपुर शहर के विकास को लेकर और उनके आखिर इस बजट में क्या है आम लोगों के लिए। सबसे पहले तो प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बजट पेश किया है, पहले आप खुद ही बता दीजिए कि आपके बजट की क्या खूबियां हैं। खूबियाँ तो ये है कि अभी ये पैंडेमिक पोजीशन में कोरोना के कार्यकाल में पिछले साल का पूरा साल गया, वो साल एकदम ही जो बजट दिया गया था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इस साल भी कोरोना के कारण और वो 2-3 महीने से कोरोना बढ़ता गया, अभी थोड़ा कम है। मैंने बोला कि ये बजट अपना प्रैक्टिकल होना चाहिए। नागपुर के डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को मालूम है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नागपुर कॉरपोरेशन में है। आप 15 साल के पहले का अगर बजट देखते, 15 साल पहले जब हम सत्ता पे आए थे तब वो सत्ता पे आया हुआ नागपुर और आज के नागपुर में बहुत सारा फर्क है। इसलिए ये फर्क ऐसा नहीं है। आदरणीय नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी भी मुख्यमंत्री थे, नितिन जी आज भी मंत्री है। उन दोनों के माध्यम से जो कुछ भी डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ और एक हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी में हम काम जब कोई भी करते हैं तो एक पारिवारिक लेवल पे करते हैं, सारे मिला के करते हैं और सारे मिला के काम सिटी का डेवलपमेंट करते हैं। उनका अपने अपने लेवल पे बहुत बड़ा हिस्सा जो है नितिन जी का है, देवेंद्र जी का है और हम हमारे जो नगर सेवक है, कारपोरेटर या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की जो लेवल है वो लेवल पे हम हमारा डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। जी, 2796 करोड़ का ये बजट है और जब आपने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद स्वीकार किया था तो आपने एक बात कहा था कि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और ऐसे लोग नागपुर शहर के जिनको जो बजट को लेकर जो समझ रखते हो उनसे आप संपर्क करेंगे, उनके सुझाव लेंगे और उसके बाद में इस बजट को तैयार करेंगे। एक चीज़ तो इसमें जो दिखाई दे रही है कि आमतौर से ये रहता था कि प्रशासकीय बजट जो मनपा आयुक्त द्वारा पेश किया जाता था और जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन द्वारा पेश किया जाता था उसमें बहुत बड़ा गैप रहता था, है ना। इसको चुनावी बजट इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के बजट को कहा भी जाता था, पर इस बार ये डिफरेंस काफ़ी कम है, लगभग आयुक्त के बजट से 7% ऊपर है। तो इस फिगर को कम करने का या कम रखने का कोई आपका स्पेशल प्रायोजन था या कुछ आपके दिमाग में था? मुझे ऐसा मालूम था या है कि अपने नागपुर कॉरपोरेशन में कितना इनकम आएगा जी, कितना गवर्नमेंट की तरफ से आएगा जी, ये सारा प्लानिंग हमने की जी। और प्लानिंग होने के बाद में जब आयुक्त साहब ने 2600 कुछ करोड़ का बजट दिया तो हमने 2800 भी, मेरा बजट को मैंने 2800 पार में नहीं गया जो कि 2796 पॉइंट समथिंग है। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल अगर आयुक्त ने दिया तो मेरा डेवलपिंग बजट होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहना चाहिए जी। पर जितना है उतना ही बजट दिया तो एक्चुअल बजट होगा और कॉमर्स का विद्यार्थी होने के कारण मालूम है बजट कैसा बनाना, मालूम है बजट तैयार करना जानता हूँ और उसी हिसाब से जितना है उतना ही काम करो और उतना ही डेवलपमेंट के लिए नागपुर की जनता के लिए जो डेवलपमेंट करना है, जो काम बचे हैं वो काम का प्राधान्य क्रम से काम किया जाए, ऐसी इच्छा मैंने जताई। तो एक्चुअली मेरा जो बजट है वो आयुक्त साहब से भी कम है जी। मेरा बजट लगभग आपको बताता हूँ 2476 करोड़ का है जी। 2476 करोड़ का, वैसा 2796 करोड़ का ही नहीं जी। मेरे को ओपनिंग बैलेंस जो आयुक्त साहब ने अपने बजट में देना चाहिए था जी, जो कि पिछले साल में हमको अनुदान आया 320 करोड़ रुपए के ऊपर, वो अनुदान जो आया वो खर्चा ही नहीं हुआ पिछले साल, मतलब वो बैलेंस है, पैसा तो हमारा बैलेंस है। अब बैलेंस है तो 320 करोड़ रुपए ओपनिंग बैलेंस हमको मिला, 320 ओपनिंग बैलेंस और हमारा 2476 करोड़, ऐसा मिला के वो 2796.07 करोड़ का बजट हमने दिया है जी। एक्चुअल ओरिजिनल बजट मेरा 2476 करोड़ का ही है। आपने कहा कि आपका बजट बहुत प्रैक्टिकल है, तो इसका मतलब जो पुराने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे वो प्रैक्टिकल बजट नहीं देते थे?
नहीं, मेरे को ऐसा लगता था उनका प्रैक्टिकल बजट उनका भी था, पर मेरा इसलिए ऐसा है कि अब ये कोरोना काल का पोजीशन है जी वो उस टाइम में वो प्लानिंग कर सकते थे जी कि मैं इतने पैसे नागपुर कारपोरेशन से कमाऊंगा मतलब हमको कारपोरेशन को इतने पैसे आएंगे, वो प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इस कोरोना के काल में मैं अगर बहुत ज्यादा प्लानिंग करूं कि इतने आएंगे, पर मैं बता नहीं सकता ये पोजीशन में, क्यों कि लोगों का परचेसिंग पावर कम है, लोग अभी घर से बाहर नहीं, लोगों की बिजनेस कम है, लोगों के नौकरी के थोड़े प्रॉब्लम है, और ये सारी चीजों में ये जितना उत्पन्न आना चाहिए उतना आएगा क्या नहीं आएगा, ये बात मेरे सामने थी, इसलिए वो बजट मैंने प्रैक्टिकल दिया है। लेकिन उनका काल पिछले वाला काल था, उसमें कोरोना नहीं था, उनमें उसमें साथ में बहुत सारी सब आ जाएगा इस हिसाब से बजट रहता है। कोरोना तो अब भी है और संभावना ये है कि ये कुछ दिनों तक, कुछ समय तक और चलेगा। जैसे कि आपने कहा कि पिछले अध्यक्षों के पास कोरोना की चुनौती नहीं थी, पर जो आपने अपना असेसमेंट किया है, क्या आपको लगता है कि आप वो पूरा कर पाएंगे? 2476 करोड़ रुपए जो आपका आर्थिक लक्ष्य है, आप उसको हासिल कर पाएंगे? इसमें से 1000 करोड़ रुपए तो आपने ये सुनिश्चित किया है कि मनपा अपने स्रोतों से अर्जित करेगी, क्या ये संभव है? ये देखिए, मैंने नागपुर कारपोरेशन के अधिकारियों ने अगर अपने मन में ठान ली तो ये बजट के उससे भी ज्यादा पैसे वो नागपुर कारपोरेशन से इससे ला सकते हैं जी। मैंने इससे इस साल 86 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया एडीटीपी से आएगा ऐसा अनुमानित किया जी। पर आपको बता दी हो, मुझे खुशी महसूस हो रही कारपोरेशन के यही अधिकारियों की। आपका अप्रैल और मई 2 ही महीने हो गए, एडीटीपी से 40 करोड़ के लगभग पेमेंट आ चुका है जी, जो कि मैंने साल भर के लिए मतलब 31 मार्च 2022 तक के लिए मैंने सिर्फ 86 पॉइंट समथिंग पैसा आएगा ऐसा प्लानिंग किया है। पर ये 2 ही महीने में हमको 40 करोड़ रुपए है। अब शायद अगले महीने में या 2 महीने में हम 70 करोड़ तक जाएंगे, और मेरा जो 86 पॉइंट कुछ समथिंग जो अपेक्षित आंकड़ा आया था एडीटीपी से, वो इस साल उससे भी ज्यादा जाएगा, डबल भी हो सकता है। काम किया और जो लोगों के नका से सैंक्शन करने का काम है, और जो काम में अगर अपन ईमानदारी से काम किया कारपोरेशन के प्रशासन ने, तो पैसा आ सकता है जी। आप मराठी में भी अपनी बात कह सकते हैं। एक विषय ऐसा है कि आपने जो स्कीमें बनाई हैं और कुछ उसमें से हेल्थ से रिलेटेड है, ऐसा कहा जा रहा है कि हेल्थ के ऊपर में आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस किया है। तो मुझे लगता है कि आप पहले वो बता दें कि अपने इस बजट में आपने कौन कौन सी प्रमुख कामों को शामिल किया है और उससे पब्लिक को सीधा किस तरीके से फ़ायदा होगा। ये देखिए, जो आँख में तिरछे बच्चे होते हैं उनको बहुत मार्केट में जब खेलते बच्चे स्कूल में जाते तो उनको चिढ़ाया जाता है। वो बच्चों का डायरेक्ट हम उनका ऑपरेशन फ्री में करवाएंगे। महात्मा आय पीढ़ी बैंक से माध्यम से वो और जॉइंट नोडल एजेंसी हमारी नागपुर कारपोरेशन रहेगी, उनके माध्यम से हम उनको वो काम करेंगे। अभी इस कोरोना काल में जो प्रेग्नेंट महिला थी जी, उनके बारे में भी हमने ऐसा देखा मिल्क बैंक, हाँ, तो वो मिल्क बैंक में हमने स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम 100% करेंगे। सिर्फ ऐसा है कि वो महिला डिलीवर होने के बाद उसको कोरोना हुआ तो वो बच्चे को फीडिंग नहीं कर पा सकती थी। अब फीडिंग नहीं करने के बाद में बच्चा ऐसे रहता है। अगर मिल्क बैंक अपन ने तैयार किया आने वाले भविष्य में, तो वो बच्चे का जो प्रॉब्लम उस 14-17 दिन में 20 दिन में हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। उसके साथ में मोतिया बिंदु का ऑपरेशन तो चलते ही रहते हैं, पर मोतिया बिंदु के ऑपरेशन में नोडल एजेंसी का काम हमारी कारपोरेशन करेगी, और उसी हिसाब से वो भी आई बैंक, महात्मा आई बैंक के माध्यम से हम जो भी लोग आएंगे उसके बहुत सारे शिविर हम रखते हैं, इसके बाद में भी रखेंगे। वो भी फ्री इलाज, और फ्री इलाज होने के बाद में लोगों को उसमें भी नेत्र ज्योति की दिक्कत से मुक्ति मिलेगी। तीसरी बात ऐसी है कि और हमारी दूसरी योजना है, वो योजना ऐसी है क्या, जो अपन एक आधे बार एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हमारे इक्विपमेंट्स हम खरीद के ले लेते हैं।
जैसा वॉकर हो गया, जी। एक आधा का पाव अगर टूट गया, वॉकर हो गया, वो वॉकर खरीद लेते हैं, पर बाद में वो अपने घर में कुछ काम का नहीं रहता। जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग, नागपुर की जनता ऐसी है कि उनके घरों में कुछ ना कुछ पड़ा है। वो अगर उन्होंने हमारी बैंक में, हम एक बैंक खोल रहे हैं, उसमें बेड हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, मतलब क्या क्या नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें अगर हमारी इस बैंक में अगर सबने ला के रख दी और एक आधी संस्था को, हम एक संस्था को देने वाले हैं, और वो संस्था के माध्यम से नागपुर शहर का कोई भी आदमी किसी को अगर वॉकर लगा तो लेके जाएगा, बेड लगा लेके जाएगा, कॉन्सेंट्रेटर लगा लेके जाएगा, बायपैक मशीन लगी लेके जाएगी। और कभी कभी एक आध कोई, अभी हमारे नागपुर में ऐसी भी पोजीशन है कि बहुत सारे जवान लड़के ये नागपुर के बाहर रहते हैं। जी। मतलब एक बार तो अपनी लोक संख्या नागपुर के बढ़ने से कम हो गई थी। क्यों? कि हमारा नागपुर का जो यंगर है वो नियर अबाउट पुणे, बॉम्बे या ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं नौकरी के लिए गया है। और एक आध बार ऐसा हो जाता है कि वो एक आधा उनका घर का कोई आदमी गुजर जाए तो उनको रात भर वो एसी की वो इसमें रखना पड़ता है, एक बड़ी पैकिंग वाली मशीन आती है, जी। उसमें रखना पड़ता है। वो जब आता है दूसरे तीसरे दिन तक वो भी मशीन नागपुर में अवेलेबल नहीं, उसका भी पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसे मशीन अगर ये बैंक में रहे तो लोगों को वहाँ से जाके लाना पड़ेगा और वो पेशेंट को वो मिल जाएगा। जी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा, कोई नया सोर्स आपने इनकम का खोजने की कोशिश की है या बताया हो आपने कि वहाँ से पैसे आएंगे? हमारा नया खोज करने के लिए, नए इनकम के लिए इस साल हमने एक ट्राई किया है ई कचरा। जी। अब ई कचरा जो है ये नागपुर में, जो पूरे इंडिया में 10 सिटी है, 10 सिटी में नागपुर का नंबर है जो ई कचरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे जमा होता है। जी। इस बार हम वो ई कचरा घरों घरों से, हमारी जो कचरे की टीम है वो ई कचरा हमारी उठाएगी कंपनियां, और वो ई कचरे का हम टेंडर करेंगे, और टेंडर करने के बाद में जो कंपनी हम कारपोरेशन को ज़्यादा पैसे देगी वो कंपनी के हम वो टेंडर देंगे, और उस हिसाब से हमको तो एक सिटी ने उसको 40 करोड़ तक इनकम गया ई कचरा जमा करने का। और ऐसा ही हम इस साल तो 40 करोड़ नहीं कमाएंगे, लेकिन 5-7 करोड़ रुपए का हमारा टारगेट है, और उसको देने के बाद में वो आगे बढ़ते रहेगा जैसा जैसा ई कचरा बढ़ाएगा। ई कचरा जैसे, मतलब ई कचरे का कहने का तात्पर्य क्या है? ई कचरा का मतलब ऐसा है, अपने घर में कंप्यूटर्स रहते, कुछ लैपटॉप्स रहते, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, गैजेट्स हो गए, कुछ खिलौने रहते, कुछ ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक के माध्यम से या प्लास्टिक के माध्यम से ये सारी चीजें जो रहती है, ये रहती फेंकने में जाती है, और फेंकने के बाद में उसका कोई यूज नहीं होता, पर ये यूज करने वाली कंपनी भी है जी। इसका खोज हमने लगाया है, इसकी खोज में मिलने के बाद में ये आएंगे, टेंडर की कंपनी आएंगे, प्रयास करेंगे जी। विपक्ष का आपके बजट पे एक आरोप ये है कि कोरोना में महानगर पालिका की खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अनुभूति शहर को हुई या दिखाई दी, उसके बावजूद भी आपने हेल्थ में फोकस नहीं किया। आपको इसके लिए अच्छा खासा अलॉटमेंट करना चाहिए था, जिससे कि भविष्य के में हेल्थ का एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नागपुर महानगर पालिका का अपना खुद का खड़ा हो सके। वो उसको करने के लिए आपके पास में कोई प्लान दिखाई नहीं देता, ऐसा विपक्ष का आरोप है। मैं सारे विपक्षियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, नागपुर कारपोरेशन के अभी अगर आप हॉस्पिटल 5 जो है जी, वो पहले में उसमें क्या था, हमने 422 बेड नागपुर कारपोरेशन के हॉस्पिटल में निर्माण किए, जो कि उतने नहीं थे, 100 भी नहीं थे, लेकिन वो पूरे ऑक्सीजन से लेवल पे उसको 422 बेड हमने कारपोरेशन में ही तैयार किए। और ऐसा है कि आप अगर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जाइए, पाचपावली हॉस्पिटल में जाइए, आपको पता लगेगा मतलब वो जो हॉस्पिटल है ना, वो हॉस्पिटल आपको ये प्राइवेट से भी अच्छे लगेंगे। इस क्वालिटी के हॉस्पिटल हमने बनाया, और इस साल भी हमने मतलब प्योर हॉस्पिटल के लिए वैसे तो 255 करोड़ रुपए आरोग्य दृष्टिकोण से हमने रखे हैं, पर वो पैसा 55 करोड़ डायरेक्टली रखे हैं, और ये सारी चीजों मिला के डेवलपिंग
आरोग्य के ऊपर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सारी बातें धीरे धीरे होगी और उसमें सारा पैसा यहाँ पे खर्चा करेंगे। उसमें अगर वो बजट में सिर्फ 55 करोड़ रुपया उसके दिखाई दे रहे हैं, पर बाकी आरोग्य की समस्या में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने पैसे, वो विरोधकों ने उसकी स्टडी नहीं की। क्या ऊपर से देख के बताने में कोई मतलब नहीं, पूरा अंदर से बजट पढ़ो तब पता चल जाएगा। अनुमान एक व्यक्त किया है कि 1400 करोड़ रुपए आपको सरकारी अनुदान से प्राप्त होंगे। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राज्य सरकार पर ये नागपुर महानगर पालिका का जो सत्ता पक्ष वो आरोप लगाता रहा है लगातार कि उसके हक के जो पैसे हैं वो नहीं मिलते हैं, ऐसी स्थिति में 1400 करोड़ रुपए की अपेक्षा करना कितना जायज़ है? वो तो हमारे पैसे ही है जी। 108 करोड़ रुपए का उनको जीएसटी का अनुदान देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता, उतना तो माल हमारे नागपुर वाले खरीदते, उसका ही पैसा देते, वो कोई हमको ज्यादा पैसा नहीं देते। बहुत सारे पैसे तो सरकार के ऊपर पड़े हैं पर वो पैसे दे नहीं रहे। आपको बता था हमारे 2016 से रजिस्ट्री में 1% हमारे पास से लोगों के पास से पैसा लिया जाता था, 247 करोड़ रुपए पैसे दिए नहीं। महाराष्ट्र हम पाठ पूरा कर रहे हैं, देखते हैं पैसा देने की कोशिश, और पैसा देंगे ऐसे कैसे नहीं। हमारे पास में भी महाराष्ट्र का विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस है, हम नहीं तो वो तो लड़ने के लिए तैयार है। और वो क्या 1400 करोड़ क्या, हमने अगर उनको बोला तो शायद वो उससे भी ज्यादा पैसे ला लेंगे, और मेरा विश्वास है क्योंकि हमको इस साल में, पिछले साल में मुंडे साहब थे, पूरे हेड बंद करके रखे थे, सिर्फ 5 हेड चालू किए थे। अब 5 हेड में कोई डेवलपिंग काम ही नहीं था, पैसे तो आए कारपोरेशन को, कोई डेवलपिंग काम नहीं था। पिछले साल में ठेकेदारों के पैसे दिए हैं, अब लगभग पैसे खत्म हो गए कारपोरेशन के ठेकेदारों को पैसे देने के लिए। अब इस साल तो है, पैसे आएंगे, और है देवेंद्र जी है, नितिन जी तो पूरा डेवलपमेंट का आप देख ही रहे हैं। कम से कम नितिन जी के माध्यम से पूरा शहर क्या डेवलप हुआ है। उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों को क्या क्या मदद नहीं, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से विशाखापट्टनम से लेके कहाँ से उन्होंने ये इक्विपमेंट्स हो या बायपैक हो या सारी चीजें, मतलब नितिन जी और देवेंद्र जी अगर ये नागपुर सिटी में नेता नहीं रहते तो इस सिटी का क्या होता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। एक दिक्कत ये निकलकर इन दिनों नागपुर महानगर पालिका की राजनीति में आ रही है कि प्रशासन सत्ता पक्ष के निशाने पर रहा है, और बतौर स्थायी समिति अध्यक्ष आपकी जो जिम्मेदारी है ना केवल तिजोरी की चाबी को चलाना है, बल्कि शहर में निरंतर विकास, सतत विकास होते रहे, इसके लिए भी रास्ते को प्रशस्त करना है। आपको लगता है कि प्रशासन से जिस तरीके के टकराव हो रहे हैं, आपने अपने बजटीय भाषण में बजट में विलंब को लेके ही प्रशासन पर नाराजगी जताई, तो इस तरीके का जो माहौल है तारतम्य है नहीं, तो आपको लगता है कि बेहतर तरीके से काम हो पाएगा? नहीं, मुझे, आपको भी मालूम है नागपुर कारपोरेशन में एक नियमावली है जी, 15 फरवरी के पहले बजट देना चाहिए जी। आयुक्त साहब ने उनका सुधारित बजट 15 फरवरी के पहले देना चाहिए। 15 फरवरी से अगर बजट दिया तो 1.5 महीने में आने, जो सभापति बनता है वो 1.5 महीने में अपना बजट तैयार करके मार्च तक वो बजट दे देगा। वो इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद में अप्रैल में वो इम्प्लीमेंट करते साल भर काम कर सकता है। और आयुक्त साहब ने बजट ही 17 अप्रैल को दिया। तो भैया काम करने के लिए हमको, मतलब बजट बनाने के लिए, बजट तो कोई ऐसा नहीं है क्या कोई भी आंकड़े डाले, वो तो देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और आयुक्त साहब को हम नहीं बोलते क्या वो उन्होंने वैसा कुछ बजट किया है, वहां पे उतने तज्ञ आदमी भी चाहिए बजट बनाने वाले कारपोरेशन। कोई भी एक आधा आदमी आया, दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, आयुक्त तो थोड़ी बजट बनाते हैं, आयुक्त तो बताएंगे ऐसा करेंगे, लेकिन वहां पे तज्ञ आदमी बजट बनाने वाले चाहिए, वो है नहीं। हमने डिमांड की कि कुछ बजट बनाने वाले अच्छे, तुम कारपोरेशन में 2, 4, 5, 10 लोग, 5, 7, 6 लोग रहना चाहिए, और वो साल भर उसकी स्टडी करते हुए बजट उन्होंने 15 फरवरी के पहले देना चाहिए, तब जाके हम वो 31 मार्च तक दे देंगे। और वो है नहीं। अब ये आंकड़ेवारी नहीं तो ये डिफरेंस नहीं आता। आयुक्त साहब का बजट और हमारे बजट में हमारा 320 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस हमने निकाला, क्योंकि हमने स्टडी की,
स्टडी करने के बाद में ही वो ओपनिंग बैलेंस निकला कि नहीं। तो इसलिए आयुक्त साहब भी अपने नागपुर कारपोरेशन के और नागपुर के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आए हैं, काम करेंगे, हमारी भी इच्छा है। एक आपने एक बच्चों के लिए 100 बेड के अस्पताल की बात अपने यहाँ कही है और कोरोना की तीसरी लहर संभावित है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका असर बच्चों पर हो सकता है। तो ये जो अस्पताल है ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और किस तरीके की इसकी पूरी व्यवस्था रहेगी? इंटरनेशनल लेवल पे जब दूसरी लाट उधर थी, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जी। थी, तब हमको दूसरी लाट के बारे में हम बिंदास थे। जी हमको लगा था अब कोरोना गया, जी पर वहाँ का जो नजरिया हमने देखा कि वो सही में उनके तरफ दूसरी लाट आई है। और फिर जब हमने जनवरी फरवरी में देखा तो हमारे यहाँ पे भी दूसरी लाट बड़े पैमाने पे आई। अब उधर की आंकड़ेवारी देखने के बाद ऐसा लगता है कि तीसरी लाट में थोड़ा बच्चों को तकलीफ हो सकती है। जी हो सकती है, तो अपने 100 बेड नागपुर कारपोरेशन में जो 442 बेड है, 22 बेड है, तो उसमें से 100 बेड 3 हॉस्पिटल में उसकी व्यवस्था की। एक हॉस्पिटल में 50, दूसरे में 25, दूसरे में 25, ऐसा मिलकर के 100 बेड की व्यवस्था की है। अब छोटे बच्चे रहेंगे तो इसका मतलब ऐसा है कि उसके साथ में उसकी माँ भी रहेगी। ऐसी सारी व्यवस्था करके प्लानिंग करके हमने उसके प्लानिंग हो गई, डॉक्टर के साथ मीटिंग्स हो गई, ये सारे। अभी हम तो तैयार हैं, अभी हम तैयार हैं, क्योंकि दूसरे वेव में शायद कोई नागपुर कर तैयार था, मैं भी था, नहीं था शायद, या कोई नहीं था, पर अभी तीसरे के लिए हम पूरा कारपोरेशन तैयार है और उस हिसाब से हम प्लानिंग से काम कर रहे हैं। और ये तीसरी में आएंगी, इसीलिए 55 करोड़ डायरेक्टली, और बाकी तो 255 करोड़ रुपए टोटल है ही। तो डायरेक्टली ये पैसे हैं। पिछले साल भी शायद इतने पैसे खर्चा नहीं हुए होंगे, पर हमने प्लानिंग में रखे हैं। जी, तो कुल मिला के आपका ऐसा कहना है कि प्रशासन से तारतम्य में बिठाकर आप एक आपका जो बजट आपने जिसे आप प्रैक्टिकल कह रहे हैं उसे आप फुलफिल करने का प्रयास करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल, आयुक्त साहब और हम, ये देखिए, प्रशासन और प्रशासक, ये दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए ऐसे बोल सकते हैं। इसीलिए क्या उनका भी काम इस शहर को डेवलप करना है जी, और हमारा भी प्लानिंग, जब हम चुनाव में खड़े होते हैं, मेरे नागपुर को मैं कैसा डेवलप करूं, मैं कैसा काम करूं, ये प्लानिंग हर एक नगर सेवक के दिमाग में रहता है। ये प्लानिंग करते करते वो डेवलपमेंट के पैसे आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये सारी चीजें होती रहती है। कारपोरेशन के पास में पैसे रहते हैं, पर पैसे रहने के बाद में ऑफिसर ने भी उनको, ये कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले साल में जैसे 320 करोड़ रुपए थे हमारे पास, पर मुंडे के समान ऐसा आयुक्त था कि कोई मतलब था ही बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ही लोगों को उनको लग रहे थे 320 करोड़ रुपए तुम्हारे पास रहने के बाद में भी तुमने डेवलपमेंट के काम को बंद करवा के रखा। और जानबूझ के जबरदस्ती से अगर कोई बंद करवाता है तो फिर तो चक्का चलेगा नहीं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आप जब स्टैंडिंग कमेटी पद के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप ही के समय में चुनाव भी आएगा, और चुनाव के लिए ये है कि आपको काम करके नगर सेवकों को बड़ा दिखाना पड़ेगा। और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का काम एक ये भी होता है कि जो सारे पार्टी के जो नगर सेवक हैं उनको साथ में लेके चले और फंड को लेकर किसी को नाराज़गी ना रहे, ये भी आपको देखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपको? आप सिर्फ भाजपा के नगर सेवकों को ही ज़्यादा पैसा देंगे या सबको पैसा देंगे? मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कोई भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है, नहीं, ऐसे आरोप लगते रहे, मानता हूँ, लेकिन अपना जिस पद पे, ये संवैधानिक पद है, ये पद कोई ऐसा पार्टी का है करके ऐसा नहीं है, संवैधानिक पद है, पार्टी ने दिया है, पर काम तो सारी सिटी के लिए करना पड़ता है, सारे नगर सेवकों के लिए। ये देखिए, हमने अगर हमारे ही नगर सेवकों के ऊपर फोकस किया, एक जगह नागपुर बहुत अच्छा रहेगा और दूसरी जगह दूसरा नागपुर, जैसे अपन बोलते हैं ना भारत और इंडिया, ऐसा डिफरेंस इस कोई सिटी में ना हो, इसलिए सारे जगह डेवलपमेंट का काम है। हम सारे नगर सेवकों को, आप हमारे विरोधी पक्ष नेता को पूछ लीजिए, क्या दोनों तीनों चेयरमैन ने 3-4 स्टैंडिंग कमेटी के पास से उनको पैसे दिए क्या नहीं?
अच्छे दस नगर सेवक है, बहुत सारे नगर सेवक है, जैसा प्रफुल्ल जी गुर्दे है, जो अभी पुणेकर जी है, या फिर मोने सांगोळे है, ये सारे लोगों को पैसे दिए, कांग्रेस के भी लोगों को पैसे वहां से उनका जितना जितना अधिकार है। आप पूरा इतिहास अगर देखोगे 100% आपको देखने को मिलेगा कि उनको भी पैसे दिए। इस बार भी वैसा होगा। आपको लगता है कि जब स्टेट में सरकार थी तब अगर स्टैंडिंग कमेटी पर चेयरमैन रहता तो ज़्यादा रिलैक्स काम हो सकता था, और अभी ये जिम्मेदारी मिली है तो बड़ी चुनौतीपूर्ण है? मेरे को आज भी ऐसा लगता है देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री है। अच्छा, पर वो तो नेता प्रतिपक्ष है। वो है, वो अब बात ऐसी है कि चुन के वो तो वही आए थे, किसी जगह बेईमानी हो गई, मैं तो उनको आज भी मुख्यमंत्री मानता हूँ जी। और मेरे को ये भी मालूम है उनकी ताकत ये है कि जितने पैसे वो सरकार में मुख्यमंत्री थे तब दिए थे ना, शायद उससे ज्यादा पैसे मेरे को मिल जाए। प्रॉफिट में तो नहीं, ये कॉर्पोरेशन जो है, म्हणजे आपल्याला मराठीत सांगतो मी, कधीही अर्थसंकल्प हा तुटीचा असला पाहिजे। तुटीचा म्हणजे आपल्याला जितके पैसे मिळणार आहे त्याच्यापेक्षा आपण टार्गेट हे मोठं ठेवलं पाहिजे डेव्हलपिंग, आणि त्या पैशातून अपन जर म्हणजे प्रॉफिट का अर्थसंकल्प का इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं 2600 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मतलब मेरा कॉर्पोरेशन का इनकम रहेगा और मैं 2000 का काम करूंगा, मैं 800 रुपये बैलेंस रखूंगा, या 800 बैलेंस रखना है मतलब प्रॉफिट का अंदाज पत्रक हो गया। पर कभी भी अपन ने तुटीचा अर्थसंकल्प असला पाहिजे आणि तोच डेव्हलपिंग अर्थसंकल्प होतो। मी माझं उत्पन्नाचा टार्गेट वाढवलं पाहिजे आणि ते जर 1400 असेल तर मी 1800 कोटीचा बजेट दिलं पाहिजे आणि त्या उत्पन्नाचा 400 कोटी मी वाढवून माझ्या नागपूर शहराचा मी विकास केला पाहिजे। याला तुटीचा अर्थसंकल्प आणि डेव्हलपिंग अर्थसंकल्प म्हणतात। तो ये जो आपका है ये तुटीचा अर्थसंकल्प आहे आणि त्यातूनच मोठा याला आम्ही वाढवून डेव्हलपिंग अर्थसंकल्प करू आणि विकासाचे कामं मोठ्या प्रमाणात करू। त्यातली एकही योजना मला कमी करता येणार नाही आणि मी त्याला जास्तीत जास्त त्याचा म्हणजे जितके पैसे प्रत्येकाला दिले आहेत ते निश्चितपणे करण्याचा प्रयत्न करेन। चलिए, आपको आपके बजट को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातें कही है आपके बजट में वो आप फुलफ़िल करें, और लंबे समय से जो नागपुर महानगर पालिका की बैलेंस शीट है उसको आप कम से कम आपके कार्यकाल में हम प्रॉफिट में जाता हुआ देखें, ऐसी आशा कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।